नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में इस वीडियो में हम कुछ बातों को जानेंगे। हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित करेंगे और जानेंगे कि इनके स्रोत क्या कुछ हैं। उसके महत्व को भी समझने की हम कोशिश इसी वीडियो में करेंगे। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में यदि हम समझना चाहें तो सर्वप्रथम हमें कानून को समझना होगा, क्योंकि हैं तो ये कानून ही, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, लेकिन कानून ही हैं। जिस प्रकार से किसी राष्ट्र में कानून होते हैं और कानून का कार्य क्या होता है, कानून का कार्य होता है, उनका उद्देश्य है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, नागरिकों को न्याय दिलाना, नागरिकों में शांति स्थापित रखना, उन्हें नियंत्रित करना, नियमित करना। ये कार्य होता है कानून का। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे किसी राष्ट्र का कानून अपने नागरिकों को नियंत्रित करता है, नियमित करता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें न्याय दिलाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं वे भी शांति स्थापित करने के लिए, सुरक्षा के लिए और समझौते और बातचीत की योजना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो इसे परिभाषित करने की जहाँ तक बात है, सबसे पहले इसे हम समझते हैं, और जहाँ आप कानून को समझ गए वहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी परिभाषित कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय शब्द का अर्थ है राष्ट्रों के मध्य। जब दो राष्ट्र हो जाते हैं, तीन राष्ट्र के बीच कोई बातचीत होती है, कोई समझौता होता है, वहाँ पर कोई व्यवहार हो रहा होता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। यानी यहाँ पर दो राष्ट्र हैं, तीन राष्ट्र हैं, 10 राष्ट्र हैं और कई और राष्ट्र मिलकर जो हैं किसी बात पर व्यवहार कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं, कोई संगठन बना रहे हैं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय विषय हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द को आप समझ सकते हैं, कोई कानून जो कई राष्ट्रों पर लागू है, या यूं कहें सभी राष्ट्रों पर लागू है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में आप इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वे नियम और सिद्धांत हैं जो राष्ट्रों को, उनके मध्य संबंधों को नियंत्रित करते हैं। यानी राष्ट्रों के मध्य संबंधों को नियंत्रित करते हैं, राष्ट्रों को भी नियंत्रित करते हैं शांति स्थापित करने के लिए। ये राष्ट्रों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के अधिकारों को और उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्तव्यों का भान करा रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। यदि आप देखें इनके स्रोतों के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो आप इसे और अधिक व्यापक ढंग से समझ पाएंगे। और मुझे लगता है कि सवाल यदि ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित करें और इसके स्रोतों की व्याख्या करें, तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को आप समझ सकते हैं, ये राष्ट्रों के मध्य समझौता, बातचीत और शांति स्थापित करने के लिए इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा देता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो ये एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करता है कि यदि राष्ट्रों के मध्य विवाद है तो उस स्थिति में ये एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करता है कि समझौता और बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों को अब हम समझते हैं और इससे आप और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हैं ये तय करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है। कई बार जो समझौते हुए हैं राष्ट्रों के बीच, वही अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी तय करते हैं। तो समझौते राष्ट्रों के बीच अनेक सारे हैं, जैसे एक जिनेवा कन्वेंशन की आप उदाहरण के तौर पर बात कर सकते हैं। इसमें युद्ध के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर बात की गई है। जो युद्ध बंदी होते हैं उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, ये बात इसमें की गई है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी कई राष्ट्रों के द्वारा इस पर सहमति जताई गई है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्र युद्ध में होते हैं, यदि युद्धबंदी उनके पास प्राप्त होते हैं, यदि उनके राष्ट्र के जो मानव लोग हैं उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, उनके मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये एक प्रकार से बात को रखा जाता है। क्योंकि युद्ध की स्थिति एक अराजक स्थिति है, उस समय पर कौन किसे देख रहा है, तो वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होना तो एक स्वाभाविक घटना है और ये होता ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून वहाँ पर एक समझौते के तौर पर कार्य कर रहा है। एक समझौता हुआ जिनेवा कन्वेंशन और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर यहाँ पर प्रभाव दिखा रहा है।
तो ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय समझौता का या अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर कार्य करना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर, उसके स्रोत के तौर पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं ये महत्वपूर्ण हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तौर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कई बार अपने निर्णयों को जब रखता है तो इन निर्णयों के माध्यम से आप देखिए कि पूरी दुनिया के लिए एक कानून की तरह ये कार्य करते हैं। आपने कोर्फू विवाद सुना होगा, जो हम आगे देखेंगे, SS लोटस विवाद, सावरकर विवाद, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए वो तमाम राष्ट्रों के लिए एक जो है नियम की तरह बन गया, एक कानून की तरह बन गया। तो ये तय करता है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ उनकी सीमाओं से परे किस तरह का संबंध हो सकता है और किस तरह से शांति स्थापित हो सकती है समझौतों और बातचीत से। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय भी एक तरह से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय रीतियाँ या परंपराएं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी परंपराएं निभाई जाती हैं जो पूर्व से निभाई जा रही थी, आज तक भी निभाई जा रही हैं परंपरा के तौर पर। जैसे राजनयिकों की आप बात कर सकते हैं, उनके प्रोटोकॉल को लेकर नियम स्थापित हैं, यानी वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर लिखा गया है कि राजनयिकों के साथ इस तरह से व्यवहार करना है, लेकिन वो परंपरा में चला आ रहा है। तो उन प्रोटोकॉलों का सभी राष्ट्र निर्वहन करते हैं। राजनयिकों के साथ जो व्यवहार है वो उसी प्रकार से बरकरार रहता है। तो ये एक किस्म की जो है रीत है, एक परंपरा है। जैसे आप भारतीय संविधान में भी देखें तो सभी बातें ऐसी नहीं हैं कि लिखी गई हैं, कई सारी बातें व्यवहारिक तौर से होती चली आ रही हैं। जैसे विपक्ष के नेता के तौर पर आप देखें, अब विपक्ष के नेता के बारे में संविधान में इतना स्पष्ट कुछ लिखा नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विपक्ष के नेता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है इसलिए भी ताकि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जांच हो सके। तो ये एक परंपरा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती हैं। तो इसमें मैंने एक उदाहरण दिया जो कि राजनयिकों को लेकर है, उनके प्रोटोकॉल को लेकर है, जिसका निर्वहन लगभग सभी राष्ट्र करते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, इसके स्रोत के तौर पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रों के जो घरेलू नियम हैं, देखिए हर राष्ट्र संप्रभु हैं, वो अपनी संप्रभुता का जो है एक तरह से बचाव करता है। प्रत्येक राष्ट्र चाहता है कि उसकी संप्रभुता स्थायी रहे और इसके लिए कई बार वे जो हैं अपनी संप्रभुता के हनन को लेकर विवाद की स्थिति भी पैदा होती है। तो संप्रभुता स्थापित रहे इसके लिए हर राष्ट्र प्रयास करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों के चलते निश्चित रूप से उनके जो एक तरह से उनकी जो संप्रभुता है कई बार उसका हनन हो सकता है। ये सत्य है, उसका हनन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से। तो राष्ट्रों को उनसे ये आशा की जाती है कि वे अपने घरेलू नियमों को, कानूनों को इस प्रकार से बनाएं, वहाँ पर ये ध्यान रखें कि उससे अंतर्राष्ट्रीय समझौते या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, वो ओवरलैप न कर जाएं। ओवरलैप कर सकते हैं, करें, उसके संगत रहें, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संगत रहें। तो ये उनसे आशा की जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि घरेलू जो कानून हैं, घरेलू जो नियम बनाए जाते हैं किसी राष्ट्र के द्वारा वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संगत रहें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हम समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का या कानूनों का जो महत्व है, तो महत्व देखिए साफ सी बात है, जो कानूनों का महत्व होता है वही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का महत्व है। यानी सुरक्षा प्रदान करना, राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करना, मानवाधिकारों का एक तरह से संरक्षण करना, क्योंकि हम देख रहे हैं जिनेवा कन्वेंशन के माध्यम से, ये जिनेवा एक समझौता है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की तरह कार्य कर रहा है। तो जिनेवा कन्वेंशन के तौर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक तरह से मानवाधिकार के हनन की रक्षा कर रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को लेकर आप देखिए वैश्विक स्तर पर सब जुटे हैं। पेरिस समझौते की जहाँ बात होती है तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं और ये राष्ट्रों को बाध्य कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जलवायु परिवर्तन जिसका कारण है जो है ग्रीन हाउस गैसेस, उनका आपको नियंत्रण करना है, उनका उत्सर्जन को कम करना है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और इससे जो है जलवायु परिवर्तन भी कम होगा।
तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में हम जोड़ सकते हैं, ये इसके महत्व के तौर पर हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर यदि प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा को लेकर आता है, उसके स्रोत को लेकर आता है, ये कुछ मौलिक बातें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं।